शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यह पेपर 5 में संतोष सर का आप लोगों के क्लास में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। जैसे कि बिल्कुल सरल भाषा में मनोविज्ञान क्या है, साधारण अर्थों में मन का विज्ञान है। इसकी विधिवत और मनोवैज्ञानिक परिभाषा मैं दूसरे वीडियो जो YouTube चैनल पर मौजूद है उस पर शूट कर चुका हूँ, उसमें आप लोग उसको विधिवत जान सकते हैं। यहाँ सिर्फ आप लोगों को बतानी है कि मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान है। आमतौर पर दुनिया की हर व्यक्ति मन को जानता है, मन को पढ़ता है। अलग बात है कि उसकी विधिवत जानकारी उसको नहीं होती है। एक माँ भी मनोविज्ञान जानती है, तभी तो अपने बच्चों को दुख सुख को, उसकी भावनाओं को समझ जाती है। एक जन्म लेता बच्चा भी मनोविज्ञान को जानता है। उसकी भाषा भले ही नहीं हो, किंतु जब उसे भूख लगती है, कष्ट अनुभव होती है तो रोने लगता है, अर्थात वह भी मनोविज्ञान जानता है। तो इसलिए मनोविज्ञान में आप लोगों को थोड़ी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। यहाँ पर आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान बताने की जरूरत है। तो अर्थात मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, वह शिक्षा मनोविज्ञान है। ये मेरी अपनी परिभाषा है, बिल्कुल सरल तरीके से। किसी भी बुक, किसी भी किताब से आप लोगों को कोई तालमेल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण इसीलिए किया गया है कि शिक्षा में कैसे प्रगति हो, शिक्षा को कैसे बुलंदियों तक पहुंचाया जाए, देश की सेवा में कैसे यह सफल और कारगर बनाया जा सके। यहाँ पर आज मैं इस पाठ के अंतर्गत आने वाले एक प्रश्न है जिसको आप लोगों को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में यह प्रश्न संख्या दिया गया है, जो आप लोगों को मैं बता दूं कि यह प्रश्न संख्या है, कितना प्रश्न संख्या है, ये प्रश्न संख्या है 21 शिक्षा मनोविज्ञान में। वंशानुक्रम के अर्थ, परिभाषा तथा प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो मैं इसमें चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम अक्सर यह बात आती है, वंशानुक्रम में हम लोग वंश परंपराओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारे सभी शिक्षार्थी आज मौजूद हैं और जानते हैं कि वंशानुक्रम की निर्माण कैसे होती है, वंशानुक्रम है क्या। तो वंशानुक्रम का अर्थ ये होता है किसी वंश में या कोई मनुष्य में, जीव में वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें प्रसारित होती रहती है, अग्रसारित होती रहती है। और यह गुण कैसे आता है उसमें? यह गुण उसमें उसके गुण सूत्र की वजह से आते हैं। और यह जानते हैं कि गुण सूत्रों की संख्या हमारे शरीर में 46 है। और यह 46 गुण सूत्र जो होते हैं यह 23 जोड़े में विभक्त किया गया है। और 23वां जोड़ा जो होता है लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि लिंग निर्धारण के लिए 23वां जोड़ा जो होता है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। अब है बात इसमें आती है कि अक्सर हमारे समाज में बताया जाता है कि इनके लड़के जन्म नहीं लेते हैं, लड़कियां ही जन्म लेती है, इसके लिए लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है। जबकि वास्तव में आप लोग इस क्लास में जानेंगे कि इसके लिए जिम्मेवार समस्त रूप से पुरुष वर्ग है। तो आप सभी ये जान चुकी हैं कि हमारे शरीर में यानी मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। और कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र को ही अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। और इसी वजह से हमारे शरीर में गुण का जो, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गुण सूत्र। इसी वजह से हमारे शरीर में गुण आते हैं, माता पिता से गुण आते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि टीचर का बेटा टीचर बन जाता है, किसी टीचर का बेटा फटीचर भी बन जाता है, ये अलग बात है। अपवाद में आता है, बिल्कुल सही बता रही है कि लेकिन 80% यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो टीचर का बेटा टीचर बन जाता है, बढ़ई का बेटा बढ़ई बन जाता है। ये सब किस गुण के कारण होता है? ये सब किस गुण के कारण होते हैं? वंशानुक्रम की वजह से होते हैं, डीएनए की वजह से होते हैं। डीएनए तो आज के डेट में इतनी बड़ी उपलब्धि है
कि डीएनए के द्वारा आप अपने माता पिता का सही पहचान भी कर सकते हैं। आपके भी कौन से संतान है इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। ये डीएनए हम जो थंब लगाते हैं उसकी भी जांच डीएनए द्वारा पता चल जाता है कि किसकी थंब है, जबकि साइन यानी सिग्नेचर के द्वारा कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाता है। तो आज यह भी जाने आप लोग कि गर्ल और ये बॉय यानी महिला और पुरुष, इन लोगों में जो 23 जोड़े होते हैं यानी 46 जोड़े, तो 23 जोड़े जो पाए जाते हैं तो लड़का बनने के लिए जिम्मेवार पुरुष वर्ग ही होता है, क्योंकि यदि 23वां जोड़ा जो आता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, यदि वह X और Y का संयोग हो गया तो जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा? बेटा होगा। बिल्कुल सही। और यदि 23वां जोड़ा X यहाँ से भी आया, गर्ल से भी, और X बॉय से भी आया तो बेटी का जन्म होगा। और आप सभी जानती हैं कि जब लड़की के पास X और X आएगा तो X ही X न रहेगा, Y तो आ ही नहीं सकता है। तो लड़कियां बेचारी कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है कि शिशु यानी गर्भ में पलता हुआ बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। इसके लिए संपूर्ण रूप से पुरुष वर्ग यानी कि बॉय ही जिम्मेवार है, क्योंकि पुरुषों में X और Y क्रोमोसोम्स है। यानी कि अगर 23वां जोड़ा पुरुष की तरफ से X आ गया तो क्या हो जाएगा? लड़की जन्म लेगी। यदि 23वां जोड़ा Y आ गया तो लड़का जन्म होगा। और जब लड़का जन्म होगा तो फिर वह भी XY क्रोमोसोम्स को प्रभावित कर सकता है। और ऐसी अवस्था में सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही पुरुष की होती है, लड़के की होती है। लेकिन हमारे समाज में कितनी विडंबना है कि यदि किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी माँ को यदि लड़की पे लड़की होती जाती है तो बहुत लोग तो दूसरी शादी, तीसरी शादी भी कर लेते हैं लोग, और सारे तरह से उन लोगों को ही जवाबदेह ठहराया जाता है कि इसी का लक्षण ठीक नहीं है। ये समाज का हमारा अंधविश्वास है। जबकि पुरुष को सारी की सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही है, लेकिन पुरुष को कोई नहीं इसके लिए जिम्मेवार ठहराता है और उस पर कोई दोषारोपण नहीं होता। इसके लिए एक सबसे बड़ी कमी क्या है? शिक्षा की कमी है। शिक्षा यदि सही से मिल जाए तो यह विडंबना जो है समाज से समाप्त हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा औरतों को, माँ को सबसे ज़्यादा भला बुरा करने में भी कौन होती है? सास और ननद होती है। खुद अपनी जाति को ही इतना कमेंट करती है, इतना उन लोगों को कहती है कि ये निसंतान है, और आप लोग क्या कहें? हम खुद इसका शिकार है। हमारी माँ ही खुद हमको कमेंट करती थी। तो सोचिए, तो इसके लिए हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमें इसकी समाज के सुधार के लिए एक शिक्षिका होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते इस चीज़ को, समाज की इस बुराई को भी हटानी चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। और लड़का और लड़की में फर्क क्या है? आज के समय में, आज के ज़माने में तो लड़कियां लड़कों से कई गुना आगे हैं। यस सर। अगर हम लड़की होते ना तो शादी के लिए दहेज लेकर शादी करते हैं। सोचिए, लड़की लोग खुद इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि उस लायक नहीं बनती है। क्योंकि लड़की लोग में अगर गुण आ जाए तो कई लड़के ऑफर करेंगे, लड़के नहीं, उनके माता पिता। लड़के को नालायक जो है ऑफर कर ही देते हैं। लड़के के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके माता पिता कह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे, मेरी एक दोस्त है जो CDPO में है, उनके शादी के लिए एक लड़का था जो सचिवालय जैसा जॉब में नौकरी करता था, जो लगभग आपका PDO रैंक का होगा। वह जब उनके घर के रिश्तेदार आए इनके यहाँ, CDPO साहब के यहाँ, तो कहे कि आपका जो लड़का है ना, हमारी लड़की से जूनियर पढ़ रहा है, क्योंकि ये CDPO है और आपका लड़का एक किरानी है, इसलिए हम रिश्तेदारी आपके यहाँ नहीं कर सकते हैं। सोचिए उसके माता पिता का कितना गर्व से सिर ऊँचा रहा होगा। तो इसलिए जो है हमें लड़कियों में गुण लाने की आवश्यकता है, और ऐसा बनिए कि लड़का वाला लोग आकर आप लोग हाथ पांव जोड़े, आप लोग माता पिता का सर नहीं झुकना पाए। तो ये सारा संकल्प लीजिए, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना YouTube क्लास समाप्त करता हूँ। मैं अगला क्लास में फिर दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करूँगा, और आज की क्लास यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे नर्सरी टीचर श्रेणी के सभी
प्रशिक्षु। सब किसी हो गया।